हेलो स्टूडेंट्स। प्रिपरेशन सर्किल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड को पढ़ेंगे और इसको हिंदी में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अबाउट द ऑथर के विषय में हम पढ़ते हैं। ये अनीश जंग के द्वारा लिखा गया है। अनीश जंग 1964 में इनका जन्म हुआ था। Was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। अनीस जंग का जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था और उनका बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बीता। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनका जो शुरुआती एजुकेशन हुई थी वो हैदराबाद में हुई थी और उसके बाद यूएस में हुई थी, अमेरिका में। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके माता पिता दोनों राइटर्स थे। अनीश जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीश जंग ने अपने कैरियर को लेखक के रूप में इंडिया में शुरू किया था। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर की कॉलमनिस्ट और एडिटर रही इंडिया में और विदेश में। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। और ये जो चैप्टर है, कहानी है द लॉस्ट स्प्रिंग, ये उन्हीं की एक किताब है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसी का थोड़ा सा भाग इसमें लिया गया है। Here she analyzed the grinding poverty and traditions which condemned these children to a life of exploitation। यहाँ पर वो एनालाइज करती हैं जो समाज में व्याप्त गरीबी है और जो प्रथाएं हैं जिनके कारण बच्चों को मजबूर होना पड़ता है अपना शोषण कराने के लिए। पढ़ाई से दूर हो जाते हैं वे गरीबी के कारण और प्रथाओं के कारण, और उन्हें लेबर करनी पड़ती है शुरुआत में, जबकि उन्हें पढ़ना चाहिए। तो यहीं पे उसी का उन्होंने एनालाइज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सम टाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? तुम ये क्यों करते हो? आई आस्क साहेब whom आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग scrunging फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। मैं साहेब से पूछती हूँ जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोसी के कूड़ा फेंकने की जगह पर पैसे मांगते या ढूंढते हुए मिलता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया। सेट एमडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। हिज होम हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की उसे दूर दूर तक कोई याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ उसे बताती है कि बड़े बड़े तूफान आते थे और उनके खेतों और घरों को बहा ले जाते थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। इसी कारण उन्होंने इस शहर को, मतलब ढाका को छोड़ दिया और पैसे की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहां वह अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। मेरे पास करने को इसके अलावा कुछ नहीं है, निगाहें बचाते हुए वह बुदबुदाता है। गो टू स्कूल आई से glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound। स्कूल जाया करो, मैंने बड़ी चतुराई के साथ कहा और तुरंत ही ये महसूस किया कि मेरी सलाह कितनी खोखली लगी होगी। There is no school in my neighborhood, when they build one I will go। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई स्कूल बनाएंगे तब जाऊंगा। If I start a school, will you come? I ask, half joking। Yes, he says, smiling broadly। यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? मैं थोड़े मजाक भरे अंदाज में पूछती हूँ। हाँ, वह खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है। A few days later, I see him running up to me, is your school ready? मैं कुछ ही दिन बाद देखती हूँ कि वह मेरे पास भागकर आता है।
क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. जो मैं सच में पूरा करना ही नहीं चाहती थी, ऐसा वायदा करने के कारण ग्लानि से भरी मैं कहती हूँ, स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. किंतु मेरे जैसे वायदे उसके फीके संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। After months of knowing him, I asked him his name. उसे महीनों जानने के बाद मैं उससे नाम पूछती हूँ। साहिब आलम, he announces. वह कहता है साहिब आलम। वह अपना नाम बताता है साहिब आलम। He does not know what it means. वह नहीं जानता था कि उसके नाम का क्या अर्थ है। If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. अगर उसे इसका अर्थ पता चल जाए, संसार का मालिक पता लग जाए, तो उसे इस नाम पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता है, जो नंगे पैरों वाले लड़कों की ऐसी फौज है जो सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई पड़ते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। Over the months, I have come to recognize each of them. महीनों से मिलते रहने के कारण मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। Why aren't you wearing चप्पल्स? I ask one. मैं उनमें से एक से पूछती हूँ, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी हैं? My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply. वह सीधा सा उत्तर देता है, मेरी माँ ने उन्हें ताक या टांड से नीचे नहीं उतारा। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. दूसरा जिसने बेमेल जूते पहन रखे हैं कहता है, वह उतार भी दे तो वह उन्हें फेंक देगा। अगर वह उतार भी दे तो वह उन्हें फेंक देगा। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैं इस बेमेल जूतों पर कमेंट करती हूँ, टिप्पणी करती हूँ, तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ नहीं कहता है। I want shoes. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. एक तीसरा लड़का जिसके पास जीवन में कभी जूते नहीं रहे कहता है, मुझे जूते चाहिए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. देश भर में घूमते हुए मैंने शहरों व गांव की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, वरन नंगे पैर रहना एक परंपरा है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. यहाँ यह नंगे पैर रहने के
औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक स्पष्टीकरण है। मैं हैरान हूं कि क्या सतत बनी रहने वाली गरीबी की दशा की एक्सप्लेनेशन के लिए, व्याख्या के लिए ये एक बहाना नहीं है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक आदमी ने एक बार मुझे सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट। जब वह लड़का था तब स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था जहां उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। वह थोड़ी देर मंदिर पर ठहरता और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. 30 साल के बाद मैं उसके कस्बे और मंदिर गई जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. पिछवाड़े में जहाँ एक नया पुजारी रहता था, लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. सलेटी रंग के गणवेश में मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा लड़का हाँफता हुआ आया और अपना बस्ता फोल्डिंग पलंग पर पटक दिया। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. लड़की की ओर देखते हुए मुझे वह प्रार्थना याद आई जो एक दूसरे लड़के ने उस समय देवी से की थी कि जब उसे अंततः एक जोड़े जूते मिल गए थे, मैं इन्हें कभी ना खोऊं। The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. मैं इन्हें कभी ना खोऊं। लड़की की ओर देखते हुए मुझे वह प्रार्थना याद आई जो एक दूसरे लड़के ने उस समय देवी से की थी जब उसे अंततः एक जोड़े जूते मिल गए थे, मैं इन्हें कभी ना खोऊं। देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। अब पुजारी के पुत्र की तरह छोटे लड़कों ने जूते पहन रखे थे, लेकिन मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह के अन्य बहुत से लड़के बिना जूतों के रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। A place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically। एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है लेकिन लाक्षणिक रूप से या फिर अन्य प्रकार से दिल्ली से मीलों दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। यहाँ पर रहने वाले गैर कानूनी बाशिंदे हैं जो सन 1971 में बांग्लादेश से आए थे। Saheb's family is among them। साहेब का परिवार उन्हीं में से एक है। सीमापुरी was then a wilderness। सीमापुरी उस समय बीहड़ था। It still is, but it is no longer empty। ये अभी भी बीहड़ ही है, लेकिन अब ये खाली नहीं है। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers। टिन और तिरपाल के नालीहीन और जलापूर्ति विहीन कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। They have lived here
for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. वे 30 सालों से अधिक समय से बिना पहचान के और बिना परमिट के रह रहे हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं और जिनसे वे अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gives us no grain. अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन दे सकें और बिना पेट दर्द के सो सकें, तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया। Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन दे सकें और बिना पेट दर्द के सो सकें, तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया। ऐसी फटी हुई साड़ियाँ पहने महिलाओं का एक समूह कहता है। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. उन्हें जहाँ भी भोजन मिल जाता है वे वहीं अपना तंबू गाड़ लेते हैं। और जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं, अस्थायी घर बन जाते हैं। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. उन्हें जहाँ भी भोजन मिल जाता है वे वहीं अपने तंबू गाड़ लेते हैं और जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। Children grow up in them, becoming partners in survival. बच्चे इन्हीं में तो बड़े होते हैं और उनके अस्तित्व के साझेदार बनते हैं। And survival in सीमापुरी means rack picking. और सीमापुरी में उत्तरजीविता का अर्थ होता है कूड़ा बीनना। Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. सालों की अवधि में इसने एक दलित कला का रूप ले लिया है। Garbage to them is gold. कूड़ा उनके लिए सोना या धन संपत्ति है। It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. ये उनकी रोज की रोटी है, उनके सिरों पर छत है, भले ही ये एक टपकती हुई छत क्यों ना हो, लेकिन एक बच्चे के लिए ये छत इससे भी कहीं ज़्यादा है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहेब says, his eyes lighting up. कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी कभी कभी मिल जाता है, साहेब कहता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. जब कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है तो आप ढूंढना बंद नहीं करते क्योंकि ज़्यादा पाने की आशा बनी रहती है। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो अर्थ इसका मतलब कूड़े का होता है उससे भिन्न होता है, उससे अलग होता है। For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. बस बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटी चीज़ होती है और बड़े बूढ़े लोगों के लिए ये कूड़ा जिंदा रहने का साधन होता है।
One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. सर्दी की एक सुबह मैं साहब को पास के क्लब के बाड़ लगे दरवाजे के पास खड़े हुए देखती हूँ, जहाँ से वह सफ़ेद कपड़े पहने दो युवकों को टेनिस खेलते हुए ध्यानपूर्वक देख रहा है। I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. मुझे ये खेल पसंद है, वह गुनगुनाता है। I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits, the gatekeeper lets me use the swing. साहब कहता है, मुझे ये खेल पसंद है, वह गुनगुनाता है और इस बाड़ के पीछे से खड़ा होकर देखकर ही संतुष्ट है। जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। वह स्वीकार करता है, गेटकीपर मुझे झूले पर झूलने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं जो उसकी रंग उड़ी शर्ट और नेकर पर अजीब लग रहे हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. किसी ने ये मुझे दिए थे, स्पष्टीकरण के ढंग से वह कहता है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. ये तथ्य है कि ये किसी अमीर लड़के के त्यागे हुए जूते हैं जिसने शायद उनमें से एक में छेद होने के कारण इन्हें पहनने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे परेशान नहीं करता है। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching so intently is out of his reach. ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर घूमा है, छेद वाले जूते भी सपने के सच होने से कम नहीं है, परंतु वह खेल जिसे वह इतने ध्यानपूर्वक देख रहा है उसकी पहुंच से बाहर है। This morning साहेब is on his way to the milk booth. आज सुबह साहेब दूध की दुकान पर जा रहा है। In his hand is a steel canister. उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ, दूर इशारा करते हुए वह कहता है। I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन मिलता है। Does he like the job? क्या उसे काम पसंद है? I ask, मैं पूछती हूँ। His face I see has lost the carefree look. मैं देखती हूँ उसके चेहरे की निश्चिंता, बेफिक्री या आज़ादी का भाव खो जाता है। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. स्टील का कनस्तर प्लास्टिक के उस थैले से कहीं ज़्यादा भारी लगता है जिसे वह बड़े आराम से अपने कंधे पर ले जाया करता था। The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. थैला उसका था, कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा है। I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। I want to drive a car. Mukesh
insist on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? मैं पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। मैं कार चलाना सीख लूंगा, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए वह कहता है। हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. उसका सपना उसका सपना उसके अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मरीचिका सा प्रतीत होता है। I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. मैं कार चलाना सीख लूंगा, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए वह कहता है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. उसका सपना उसके अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मरीचिका सा प्रतीत होता है। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा है। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा है। ये भारत के कांच की आकृति देने वाले उद्योग का केंद्र है, जहां परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए, कांच तोड़ते हुए, लगता है देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए पीढ़ियां बिता दी हैं। मुकेश फैमिली इज एमंग देम। मुकेश का परिवार उन्हीं में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. उनमें से कोई नहीं जानता उन जैसे बच्चों का बिना हवा प्रकाश की अंधेरी गंदी कोठरियों में ऊंचे तापमान वाली कांच की भट्टियों पर काम करना गैर कानूनी है, और यह कि यदि कानून लागू कर दिया जाए तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से अलग कर दिया जाएगा, जहां वे अपने दिन के घंटों में घोर परिश्रम करते हैं और प्रायः अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश जब मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। Which he proudly says is being rebuilt. वह गर्व से कहता है उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in a primeval state. हम कूड़े से अटी पटी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं, ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हैं जो टूटी दीवारों, डगमगाते दरवाजों और बिना खिड़कियों के हैं, और जिनमें मनुष्यों और जानवरों के परिवार आदिम युग की भांति साथ साथ रह रहे हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot, and pushes it open.
वह ऐसे ही घर के दरवाजे पर रुक जाता है, लोहे के एक डगमगाते दरवाजे को जोर से लात मारता है और उसे खोल देता है। We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. हम एक अधबनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। उसकी सूखी घास के छप्पर वाले एक उसकी उसकी सूखी घास के छप्पर वाले एक हिस्से में एक चूल्हा है जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा है जिसमें पालक की पत्तियां खदर बदर करते उबल रही हैं। On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables. जमीन पर एल्युमिनियम की प्लेटों में और कटी हुई सब्जियां हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक कमजोर युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। Through eyes filled with smoke she smiles. धुआं भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। She is the wife of Mukesh's elder brother. वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of the three men, her husband Mukesh and their father. उम्र में उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है, वह उम्र में मुकेश से ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन वह बहू के रूप में उसे आदर मिलने लगा है। घर की बहू के रूप में पहले ही उस पर 3 व्यक्तियों, उसका पति मुकेश और उसके पिता की जिम्मेदारी है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है तो वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे सरक जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे पर सरका लेती है। As custom demands, जैसा कि प्रथा है। Daughter-in-law must veil their faces before male elders, जैसा कि प्रथा है। पुत्र वधुओं को मतलब बहुओं को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपने चेहरे पर घूंघट जरूर डालना चाहिए। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. यहाँ बुजुर्ग एक अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. पहले एक दर्जी के रूप में और फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में सालों के कठोर परिश्रम के बावजूद भी वह अपने घर का नवीनीकरण करवाने में और अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में असफल रहा। वह उन्हें वही सिखा पाया जो वह जानता है, चूड़ी बनाने की कला। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है, मुकेश की दादी कहती हैं, जिसने चूड़ियों के कांच की पॉलिश की गर्द से अपने पति को अंधे होते देखा। Can a God-given lineage ever be broken? क्या कभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त देने वंश परंपरा तोड़ी जा सकती है? She implies born in the caste of bangle maker, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad.
उसका मतलब है चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा है। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven colors of the rainbow lie in the mounds in unkempt yard are piled on four-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे या बंडल, धूप सी सुनहरी, धान जैसी हरी, गहरी चमकीली, नीली, बैंगनी, गुलाबी, इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनने वाले हर रंग की अस्त व्यस्त आंगनों में ढेरों में पड़ी रहती हैं तथा इनको 4 पहियों वाली हथगाड़ियों पर लाद कर जवान आदमी झोपड़ियों के कस्बे की तंग गलियों में होकर धकेलते हैं। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. इनको 4 पहियों वाली हथगाड़ियों पर लादकर जवान आदमी झोपड़ियों की कस्बों की तंग गलियों में होकर धकेलते हैं और अंधेरी झोपड़पट्टियों में टिमटमाते तेल के दीपों की लौ की पंक्तियों के आगे लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के वृत्ताकार घेरे पर जोड़ते हुए बैठे रहते हैं। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे से ज़्यादा समायोजित हैं। यही कारण है कि पूर्ण होने से पहले ही वे अपनी दृष्टि खो बैठते हैं, मतलब अंधे हो जाते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. एक छोटी लड़की सविता भद्दी गुलाबी पोशाक पहने एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make. जब उसके हाथ किसी मशीन के चिमटे की भांति यंत्रवत चलते हैं तो मैं सोचती हूँ क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है? क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिन्हें बनाने में मदद कर रही है? It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage. ये भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। यह बात उस दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगी जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is dabbed with a red wheel, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. ये भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। ये बात उस दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगी जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी। She will then become a bride, like the old woman beside her who became one many years ago. तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, उसकी बगल वाली बूढ़ी औरत की तरह जो बहुत वर्ष पहले एक दुल्हन बन गई थी। She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. आज भी उसकी कलाई में चूड़ियां हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वह ऐसी आवाज में कहती है जिसका आनंद समाप्त हो गया है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles.
एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। वह ऐसी आवाज़ में कहती है जिसका आनंद समाप्त हो गया है। उसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठाया। यह मिला है उसे। लहराती दाढ़ी वाला बूढ़ा उसका पति कहता है, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान बना पाया हूँ। हियरिंग हिम one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसकी बात सुनकर कोई भी सोचता है, क्या उसने वह हासिल कर लिया जो बहुत लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया? उसके सिर पर एक छत तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा न होने और खोने के लिए भी पर्याप्त न होने के दुख की कराहट हर घर में गूंजती है। द यंग मैन इको द lament of their elders. Little has moved with time. It seems in Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा ना होने और खाने के लिए भी पर्याप्त ना होने के दुख की कराहट हर घर में गूंजती है। युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनि करते हैं और ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला। चेतना को शून्य कर देने वाले सालों के परिश्रम ने पहल करने और सपने देखने की क्षमता को मार दिया गया है। Why not organize yourself into a cooperative? आप स्वयं की एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हो? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ जो ऐसे मध्यस्थों के कुचक्र में पड़ गए जिन्होंने उनके पिताओं और पूर्वजों को जाल में फंसाया था। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say, हम संगठित भी हो जाएं तो भी किसी गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस द्वारा हम ही न्यायालय में घसीटे जाएंगे, पीटे जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे। वे कहते हैं, There is no leader among them, no one who could help them see things differently. उनमें कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें अलग ढंग से देखने में मदद कर सके। Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने वह स्वयं हैं। वे अनवरत कुंडलीनुमा चक्र के समान बात बोलते हैं जो गरीबी से उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. उनकी बात सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। एक तो ऐसे परिवार का जो गरीबी के जाल में फंसा है और अपनी जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है। दूसरा साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून को लागू करने वाले नौकरशाहों और राजनेताओं का कुचक्र है। टुगेदर दे हैव imposed the baggage on the child that he cannot put down. दोनों ने मिलकर बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता है। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. एहसास होने से पहले ही वह इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके माता पिता ने किया था। To do anything else would mean to dare.
कुछ हटकर करने का अर्थ होगा चुनौती देना। एंड डेयरिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और चुनौती देना उनकी परवरिश का अंग नहीं है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. जब मुझे मुकेश में इसकी झलक दिखाई देती है तो मुझे खुशी होती है। मैं मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूं, वह दोहराता है। He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. वह किसी गैरेज में जाएगा और सीखेगा, परंतु गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? मैं पैदल चला जाऊंगा, वह जोर देकर कहता है। क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. वह यकायक चुप हो जाता। नहीं, वह जमीन की ओर घूरते हुए कहता है कि उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। No, he says, staring at the ground. In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? वह यकायक चुप हो जाता है। नहीं, वह जमीन की ओर घूरते हुए कहता है। उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। वह उन कारों के सपने देखने से संतुष्ट है जिन्हें वह अपने कस्बों की गलियों में तेजी से दौड़ते हुए देखता है। मुश्किल से ही कभी हवाई जहाज फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित, तो आप कमेंट में हमें बताएं। हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और आगे बचे हुए चैप्टर भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे 12th क्लास इंग्लिश के। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी